Welcome to this online class. Dear students, आज हम लोग आपके सिविक्स चैप्टर 4 क्लास 9 के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि चुनाव क्या है, चुनाव क्यों जरूरी है और चुनाव के द्वारा क्या क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है इलेक्शन। तो आप अपने बुक को खोलें और देखें। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित अंतराल पर चुनते हैं। ठीक है, इसे हम लोग फिर से रिकॉल करें कि इलेक्शन इज ए प्रोसीजर by which people choose their representative at regular interval. It's called election. इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, तो इसको हम लोग आपके चैप्टर बुक में दिया हुआ है कि हरियाणा इलेक्शन के बारे में एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि कैसे कि एक उम्मीदवार जो कैंडिडेट है इलेक्शन में खड़ा होता है और कैसे मतलब कि पावर जो है वो रिमूव होकर चेंज होकर के दूसरे उनके हाथ से चली जाती है। ठीक है, तो हरियाणा के इलेक्शन में क्या है कि हरियाणा में क्या हुआ था कि वहाँ पर एक नई पार्टी का गठन हुआ था। किसका? लोक दल का। तो हरियाणा में क्या था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1982 से शासन किया जा रहा था और उस समय क्या थे कि जो चौधरी देवीलाल थे वो अपोजिट लीडर थे और उसके बाद है कि उन्होंने एक नए दल न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस के और मतलब कि न्यू पार्टी वो बनाए थे जिसका नाम था लोक दल। और अपने चुनावी कैंपेनिंग में अपनी चुनावी रैली में उन्होंने जो असेंबली इलेक्शन में देवीलाल ने जो वोटर से प्रॉमिस किया था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसानों को लोन देंगे, स्मॉल बिजनेसमैन को वो क्या करेंगे, लोन देंगे जिससे कि उनकी जो स्थिति है वो बेहतर बने। तब फिर क्या हुआ कि इसके बाद जब इलेक्शंस हुए और इलेक्शन होने के बाद लोक दल को अकेले 66 आए। हाँ, और लोक दल 80 में से 60 सीट में वो मेजोरिटी पावर बनकर उभरी। सबसे ज्यादा बहुमत से लोक दल को मिला। कितना मिला कि उसके जो लोक दल थे और उसकी जो सहयोगी दल थे, सहयोगी दल मतलब कि जो लोक दल को सपोर्ट कर गए थे वो 96 में से 76 सीट उनको मिली और अकेले लोक दल को 60 सीट मिली। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तब है कि मेजोरिटी तो इनके साथ थी, समझ गए। तब फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे वो उनको रिजाइन देना पड़ा। समझ गए आप लोग कि इलेक्शन क्या चीज है और एक इलेक्शन से कैसे एक पार्टी के हाथ से पावर दूसरे पार्टी के हाथ में चली जाती है। अब देखिए कि हम लोग इस टॉपिक में चैप्टर में आगे किस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे कि नीड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी है। तो इलेक्शन का जरूरी क्यों है? क्योंकि हमको रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करना है ना, हमको रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करना है। और उसके बाद है कि इलेक्शन की जो इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में यदि इलेक्शन नहीं होगा तो एक कंट्री को स्मूथ रूप से हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हर पार्टी, हर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अब हम लोग क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या क्या आधार है, कैसे हम मानते हैं
कि चुनाव जो है कि एक लोकतंत्र में क्या स्थान रखता है। तो लोकतंत्र में जो इलेक्शन है वो उसमें व्यक्ति डायरेक्ट सरकार को नहीं चला सकती है, ठीक है ना। उसके बाद वे कैसे सरकार चलाते हैं, पहले के चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव में खड़े होते हैं कैंडिडेट और जो जीत कर आते हैं उनके द्वारा क्या होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो मतलब चुन कर जाते हैं और जिसकी पार्टी को बहुमत प्राप्त होती है उन्हीं के नेता क्या होते हैं कि वो पीएम बनते हैं और इस तरह देश को क्या करते हुए गवर्न करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि कैसे लोकतांत्रिक मानने के क्या क्या आधार हैं। तो कोई भी किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है और हर व्यक्ति के वोट का वैल्यू है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी 18 साल से ऊपर किसी भी जाति का हो, कोई भी गोरा हो, काला हो, सांवला हो, लंगड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, किसी भी तरह के लोग जो 18 साल पूरा कर लेते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है। उसके बाद है लोकतांत्रिक लोकतंत्र में क्या होता है कि नए चुनाव कुछ वर्षों के अंतराल में जरूर कराने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है कि लोगों को इसे ये अधिकार होना चाहिए कि लोग जिसे चाहें वास्तव में उसी का चुनाव, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। इट मीन्स क्या कि मान लीजिए कि जिस लोग का काम अच्छा नहीं है, लोग उसे पसंद नहीं करते और यदि इलेक्शन में वो खड़ा हो जाता है तो उसका हारना तो निश्चित है, ठीक है। उसके बाद चुनाव क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। कि और लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि इलेक्शन एकदम फ्री और फेयर मैनर में हो, जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सके, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन। जो इलेक्शंस होते हैं ना वो ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा पार्टियां खड़ी होती है और वे लोग अपना अपना फायदा लोगों के सामने रखते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन या चुनावी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और इंडिया में तो ये आम बात है। तो अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं इसके क्या क्या लाभ और नुकसान है। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करें। तो लाभ में क्या क्या इसमें आते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो जीते हुए लोग होते हैं ना, जो मतलब इलेक्शन में जो लोग जीतते हैं उन पर ये प्रेशर रहता है कि वो जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक काम करें ताकि वे आने वाले अगले इलेक्शन में भी उन्हीं को जनता वोट करे। और उसके बाद क्या होते हैं कि यदि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में वो नेता नहीं रह पाएंगे। उसके बाद है कि चुनावी कंपटीशन के कारण लोगों के पास बहुत विकल्प रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग पार्टी के लोग अपने अपने घोषणा पत्र में, अपने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी अपनी सूची में लोगों को बहुत तरह से लुभाती है कि यदि आप हमें अगर आप हमें और हमारी पार्टी को वोट करेंगे तो हम आपके पूरे एरिया में फ्री वाईफाई लगा देंगे। यदि आप हमारे पार्टी को वोट करेंगे तो हम हर स्कूल जाने वाले
बच्चे को जो हाई स्कूल में है उनको हम टैबलेट फ्री देंगे, लैपटॉप फ्री देंगे, तो या फिर हम इस क्षेत्र में 500 कुंवारी कन्याओं का विवाह करा देंगे। जैसे आपने हरियाणा इलेक्शन के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वहाँ पर जो लोक दल के जो नेता थे देवीलाल, उन्होंने लोगों से क्या अपील की कि यदि हमारी पार्टी चुन करके पावर में आती है तो हम किसानों को लोन देंगे अधिक से अधिक, स्मॉल बिजनेसमैन को हम अधिक से अधिक लोन देंगे। ठीक है, अब इसके देखिए कि सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ नुकसान भी हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं। अब क्या क्या है इसमें, क्या होता है ना कि एक ही घर में बंटवारे की स्थिति बन जाती है। विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या होता है कि हर कोई तो अपने अपने पार्टी का फायदा गिनाता है, और इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा बन जाती है। वे अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए नारेबाजी में दूसरे पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हैं, और कई बार क्या होता है मारपीट हो जाता है, मर्डर तक हो जाता है। दूसरी बात है कि चुनाव में जीतने के लिए वे क्या करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें देश की सेवा करने की भावना है, जो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, पर डेमोक्रेसी में चुनाव में इसी सब नुकसान के चलते जो अच्छे लोग हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर? आइए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में चुनावी प्रणाली, सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्या है, इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is known as general election. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy and caused by death or resignation of a member. This is known as by-election. चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। 5 वर्ष के बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव का इंटरवल समाप्त हो जाता है, मतलब हर 5 वर्ष के बाद जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है, और सभी चुनाव क्षेत्र में होने वाले चुनाव वो आम चुनाव कहलाते हैं। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि पूरे देश में एक साथ एक बार में चुनाव नहीं होता है। अलग अलग राज्यों में 2 दिन 3 दिन के अंतराल में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे है इसमें एक टर्म आया है बाई इलेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं उपचुनाव। तो क्या, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हर 5 वर्षों का कार्यकाल होता है किसी भी उम्मीदवार का रिप्रेजेंटेटिव्स का 5 साल का कार्यकाल होता है। तो फिर बीच में ये बाई इलेक्शन कैसे हो जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपचुनाव उसी स्थिति में होता है जब किसी क्षेत्र में चुने गए निर्वाचित सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से सीट जो होती है वो खाली हो जाती है। तो जब खाली हो जाती है तो उस उत्पन्न हुए खाली सीट के लिए होने वाला जो चुनाव है वह उपचुनाव और बाई इलेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि इलेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। तो
निर्वाचन क्षेत्र मतलब कितने, ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? तो इलेक्शन के मद्देनजर चुनाव होने के लिए पूरे देश को क्या होता है, 543 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। टोटल कितने हैं? 552, लेकिन इलेक्शंस कितने के लिए होते हैं? 543 के लिए होते हैं। और ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और ये तो पूरे केंद्रीय स्तर पर हो गया। पूरे केंद्रीय स्तर पर जो देश को 543 क्षेत्र में बांटा जाता है, और राज्य में जो चुनाव होते हैं उसे विधानसभा का चुनाव कहते हैं, और जो केंद्रीय स्तर पर जो 543 क्षेत्रों को बांटा जाता है उसे लोकसभा का चुनाव कहते हैं। और वही राज्य में विधानसभा के लिए हर राज्य को विभिन्न क्षेत्र के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग के पास एक फिर है इसमें आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। आरक्षित विधानसभा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये पूरे देश में हर राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस क्षेत्र में सिर्फ एससी या एसटी के ही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति उस पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर? तो हमारे देश में टोटल कितने हैं? 543, जैसा अभी मैंने बताया। तो जनरल के लिए मतलब इसमें आपको ओबीसी वगैरह दूसरे कास्ट सब आ जाएंगे, वो 412 हैं। एससी के लिए 84 84 है, और एसटी के लिए 41 है। ठीक है, और एसटी के लिए क्या है? 41 है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब क्या है आपका इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद आता है इलेक्शन, निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र के बाद फिर क्या आता है आपको कि मतदाता सूची। मतदाता सूची। तो मतदाता सूची से क्या तात्पर्य है? तो एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है और उसके बाद है कि ये पता चल जाता है कौन वोट दे सकता है कौन नहीं, तब फिर उसके बाद है तो लोकतांत्रिक चुनाव में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सूची तैयार की जाती है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि आप जब इलेक्शन होना तय हो जाता है कि 2 महीना के बाद इलेक्शन की रूपरेखा तैयार हो जाती है, तो फिर आपके यहाँ मतलब पंचायत से, आंगनबाड़ी से, स्कूल से कुछ लोग जो सरकार के द्वारा जो सरकार के लिए ही काम करते हैं, वो घर घर जा कर के लोगों में से एक मतदाता सूची लिस्ट बनाते हैं कि उनके घर में कितने व्यक्ति वोट दे सकते हैं, कितने व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। तो वे लोग वोट कर सकते हैं, जिसको मतदान बोलते हैं। तो मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट बनाया जाता है। तो मतदान की योग्यता रखने वाली सूची चुनाव से काफी पहले तैयार की जाती है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यह किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहली शर्त है। क्योंकि हमने सबसे पहले कुछ लोकतंत्र में हमने क्या पढ़ा था? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब क्या था? सार्वभौम मतलब सभी को मत देने का, अपना वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और हर के वोट का एक समान वैल्यू होना चाहिए। ठीक है ना?
तो कभी कभी क्या होते हैं कि हम लोग भी जानते हैं कि जितने भी सिटीजन्स होते हैं, जितने भी नागरिक होते हैं, वे मतलब कि सब अलग अलग होते हैं, अलग एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो कोई कम या एकदम क्या होता है, इलिटरेट होता है, कोई बहुत दयालु होता है, तो कोई बहुत क्रूएल होता है, लेकिन सब कोई इंसान तो है। हाँ, और हर कोई अपने अपने हिसाब से समाज में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में कि जो नेता चुनाता है वे सभी के निर्णयों को प्रभावित करता है, तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, सिर्फ कुछ खास व्यक्ति को जो मानसिक रूप से असंतुलित है, ठीक है ना, या कोई बहुत एकदम सीवियर क्रिमिनल है, तो ये बहुत खास स्थिति में ही होता है। ठीक है। उसके बाद होता है कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो हर 5 साल में क्या होता है कि ये जो वोटर लिस्ट होते हैं हर 5 साल में फिर से बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज आपकी उम्र मान लीजिए कि अभी आप 14 साल के हैं, लेकिन आज से अभी मान लीजिए इलेक्शंस होने हैं, तो अभी आपको वोट देने का राइट नहीं है, पर आफ्टर 5 इयर्स जब आप की उम्र कितनी होगी, 19 साल, तो उस समय तो आप वोट देने के इंटाइटल हो जाएंगे। तो इसलिए हर 5 साल के बाद क्या होता है कि वोटर लिस्ट सुधारा जाता है। ठीक है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब वर्तमान में क्या है, गवर्नमेंट ने वोटर लिस्ट में दर्ज जितने भी लोग हैं उनको काट देने की कोशिश की है, और वोट देते जाते समय ये मतलब कि पहचान पत्र लोगों को साथ रखना होता है, जिससे कि एक का वोट कोई दूसरा नहीं डाल दे। ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखिए कि हम लोग उम्मीदवारों का नामांकन, कैंडिडेट अपना नामांकन कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं कि मेन पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिए। ये क्या है कि जो व्यक्ति, वैसा पर्सन जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे ज़्यादा है, वो क्या है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसमें क्या है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट चुनते हैं, और उसके बाद क्या है कि वे जब कैंडिडेट चुनते हैं, अब पार्टी फिर उन्हें अपना चुनाव चिन्ह तथा टिकट देती है। और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनको नामांकन पत्र भरना होता है, और कुछ पैसा क्या है, जमानत के रूप में जमा करना होता है। तो भारत, ये तो आप उम्मीदवार कैसे करते हैं, लेकिन अब आप ये जानिए कि क्या कोई भी पार्टी अपने से खड़ा कर सकता है? नहीं। इसके लिए क्या होता है कि भारत में जो पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है, ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर ही पार्टी अपना उम्मीदवार को चुनने का, टिकट देने का काम करती है। आजकल क्या हुआ है कि उम्मीदवारों से एक क्या होता है ना कि एक फॉर्म, एफिडेविट फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है। अभी वर्तमान समय में ये कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट खड़े होने वाले होते हैं, तो उसमें उस फॉर्म में उन्हें निम्नलिखित चीज़ें बतानी पड़ती है। वो क्या क्या है, नाम वगैरह तो नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा उम्मीदवार जो कैंडिडेट होते हैं उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, मतलब कि वे क्रिमिनल तो नहीं है, या फिर वो किसी वैसे फैमिली से तो नहीं आते हैं कि जिनका पहले से कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो। उसके बाद उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसकी कितनी संपत्ति है,
उसके परिवार की कितनी संपत्ति है, वो सब का डिटेल जानना होता है। फिर है कि कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। हालांकि जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको की मतलब कि शैक्षणिक योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो उसको कि अच्छा क्रिकेट खेलना आना चाहिए, ना कि उसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। इसी प्रकार विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के लिए सब व्यक्ति की सबसे बड़ी योग्यता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनकी भलाई के लिए काम करे। अगर वे ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चुनाव में इलेक्शन में इसकी परीक्षा उनके वोटर कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है कि हमारे देश में क्या है ना कि जान गए आप लोग कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या, चुनाव अभियान, इलेक्शन कैंपेनिंग। तो हमारे देश में देखिए इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे होती है। तो हमारे देश में जब मतलब अंतिम सूची की घोषणा, मतलब इलेक्शन कब होगा, किस स्टेट में किस तारीख को इलेक्शन होगा, ये जब सब तय हो जाता है, एकदम फाइनल हो जाता है कि अब इलेक्शन तय है, उसके बाद लोग अपना अपना जो कैंडिडेट अपना नामांकन इलेक्शन फॉर्म को भर देते हैं और उसके बाद क्या कि वो इलेक्शन कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान शुरू करते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपना पोस्टर लगाता है, जुलूस निकालता है, लोगों के साथ सभाएं करता है, घर घर जाकर लोगों से मिलता है और अपने मतलब खुद को वोट देने की अपील उनसे करता है कि यदि आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए ये काम करूँगा या करूँगी। अब और इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं या अन्य पार्टियां, इसमें कई मतलब कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार मिल जाता है। कहीं पोस्टर बनाने का काम, कहीं होर्डिंग लगाने का काम, मतलब एक मेला सा लग जाता है। और कहीं किसी जो थोड़े पढ़े लिखे उनको नारे बनाने का काम, स्लोगन बनाने का काम दिया जाता है, जिसमें कि जैसे कि कुछ स्लोगन्स हैं, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया जिसकी वजह से वो जीती थी। 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। अभी किसान को सपोर्ट करने के लिए जमीन जोतने का भी नारा दिया गया। चुनाव में क्या होता है, चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी पार्टी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही काम करना पड़ता है। तो चुनाव आयोग के निर्देशक वे मतलब सब तरह का काम नहीं कर सकती कि जो उसके मन में आएगा और वो कर लेगी, वो नहीं कर सकती है। ठीक है ना। तो अब ये देखिए वो क्या क्या नहीं कर सकती है कि वो किसी भी जो वोटर हैं उसको वो घूस नहीं दे सकती है, किसी तरह का लालच नहीं दे सकती है, उनसे धर्म या जाति के नाम पर कि अब हम आप ही के रिलीजन के हैं, अगर हम मुस्लिम हैं तो आगे मुस्लिम है अपना कास्ट को वोट दीजिए, फायदा होगा। या फिर है कि जो सब की दूसरे बात है कि ये चुनाव आयोग के द्वारा फिक्स है कि लोकसभा इलेक्शन में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख होगा और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अगर बाद में खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है, यदि ज़्यादा खर्च होता है तब उनका चुनाव इलेक्शन क्या उस उम्मीदवार का, उस कैंडिडेट का इलेक्शन रद्द हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सभी पार्टियों को स्वीकार करना होता है
जिसे हम लोग क्या होता है आचार संहिता कहते हैं। चलिए लेटेस्ट रिवाइज हम लोग इसको एक बार फिर से समझें। आचार संहिता किसे कहते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए निर्देशक को कड़ाई से पालन करने को हम लोग आचार संहिता कहते हैं। इसमें कोई भी पार्टी के कैंडिडेट अपने मन से किसी भी इस आचार संहिता के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, नहीं तो उनका चुनाव क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्शन के लास्ट स्टेप की ओर, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है हमारा कि ये क्या है, मतदान और मतगणना। मतदान और मतगणना, कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है कि ये हमारे यहाँ क्या है कि चुनाव का जो ये है कि हम लोग जो वोट करते हैं और उसकी जो काउंटिंग होती है, ठीक है ना। तो एक बार जब पोलिंग चुनाव खत्म हो जाते हैं, जितने भी ईवीएम मशीन है, पहले क्या होता था बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, आजकल क्या होता है ईवीएम पर होता है। तो जब एक बार ईवीएम सील्ड हो जाती है और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद एक निश्चित डेट होता है जिस दिन ईवीएम को खोला जाता है और जो वोट पड़े हैं उसकी काउंटिंग शुरू की जाती है, ठीक है ना। तो जो कैंडिडेट जो मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर करते हैं किसी निर्वाचन क्षेत्र में, उसे ही डिक्लेयर विनर माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आम चुनाव में, जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि एक ही समय में, आम चुनाव में ये ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्शंस होते हैं एक निश्चित डेट को पूरे देश में क्या होता है कि एक ही समय में जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और कुछ ही घंटों में क्या होती है कि काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट क्या होता है, डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है ना। और ये पता उसी समय चल जाता है कि इस मतलब कि नई सरकार किसकी बनेगी, ठीक है। और ये सब ये जितने भी घटनाएं होती है काउंटिंग की, इसकी रिपोर्टिंग कौन करते हैं, टेलीविजन चैनल, रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा हमें पता चलते रहता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है ना। उसके बाद आपका फिर है भारत में जो है, इंडिया में चुनाव जो इलेक्शंस होते हैं वो क्यों वो डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। तो इसको चलिए, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इंश्योर दैट इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। इलेक्शन इसके लिए क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना वो चुनाव आयोग होते हैं। इलेक्शन कमीशन वो उनके ऊपर ये जवाबदेही होती है कि वो मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में कराएं, ठीक है। तो अब चुनाव आयोग के जो कमिश्नर होते हैं, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उन पर किसी भी पार्टी का कोई दबाव नहीं रहता है, ठीक है। वे स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो फिर है कि वो स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसलिए हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वे काफ़ी फेयर होते हैं। और ये भी बात जानने योग्य है कि जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव रहते हैं। लेकिन एक बार जब वो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो है सरकार या प्रेसिडेंट मतलब पीएम और प्रेसिडेंट के प्रति क्या होते हैं, वो जवाबदेह नहीं रहते। उनको जवाब देना जरूरी नहीं रह जाता है, ठीक है ना। यदि मतलब कि जो सत्ता में, जो पावर में जो गवर्नमेंट है,
हाँ, यदि उन्हें इलेक्शन कमिश्नर का काम नहीं भी पसंद हो तो ये उनको पावर नहीं है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को वो हटा सके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन की मतलब कि क्या क्या भारत में क्या है कि कितने राइट है, कितने उनको अधिकार प्राप्त हैं। चलिए इस पॉइंट पर हम लोग ये करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो उनका क्या क्या काम होता है कि इलेक्शन को कंडक्ट और कंट्रोल करना है ना, इलेक्शन को कंडक्ट करना और कंट्रोल करना पूरे इलेक्शन तक, ये पूरी जवाबदेही उन्हीं के ऊपर होती है। ठीक है, दूसरा है ये कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स आचार संहिता को लागू करते हैं और जो मतलब कि पनिश करते हैं हर उस उम्मीदवार को, उस पार्टी को जो मतलब कि इस आचार संहिता का उल्लंघन करता है, जो आचार संहिता में जो नियम एवं शर्तें हैं उसको नहीं मानता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, उसके बाद है कि चुनाव के दौरान जो कमीशन है वो सरकार को ये मतलब है कि कुछ गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए बोलता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कि जो इलेक्शन ड्यूटी में उस समय जो ऑफिसर रहते हैं जिनकी ड्यूटी लगी रहती है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर कंट्रोल में होते हुए सरकार के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये इनका काम क्या होता है कि इलेक्शन के दौरान जो मतलब कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग को वो रोके और यदि कोई ऑफिसर बात नहीं मानते तो तुरंत वो तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर भी कर दें। ठीक है, आगे देखिए। और उसके बाद निर्वाचन आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। क्लियर? यहीं तक रहने देती हूँ।